लेकिन डकी की हद तक तो नाटक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और उसका चलान भी आज ऑनरेबल कोर्ट में आ गया है। ठीक है। नईम भट्टू साहब की अदालत में पेश कर दिया गया आज। ठीक है। और आज जो मुल्जमान है उनकी तलबी भी कर ली गई है। अरीब का मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बताऊं कि अरेस्ट वारंट भी निकले हुए हैं। ठीक है। अरीब के बाकायदा तौर पर ये अभी मैं यहाँ से मेरे पास एक था। ठीक है। उसमें मैंने मैं हूं आपका मेजबान आतिफ रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त और सीनियर कानूनदान फयाज रामे साहब मौजूद हैं। इन्होंने ये जो डकी भाई का केस है इन्होंने सारा कवर किया और तो सोशल मीडिया में भी खासे एक्टिव नजर आते हैं। मैं बात इनसे करने वाला हूँ आज डकी के केस के हवाले से, क्या क्या पेशरफ्त हो चुकी है अभी और ट्रायल में क्या क्या चीजें जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं। फयाज साहब, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का, आपने ये केस बड़ा बारीकी से देखा है, तो क्या लगता है क्या क्या चीजें मजीद इसमें आने वाले वक्तों में आ सकती हैं सामने? देखें, डकी की हद तक तो नाटक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है और उसका चलान भी आज ऑनरेबल कोर्ट में आ गया है। ठीक है। नईम भट्टू साहब की अदालत में पेश कर दिया गया आज। ठीक है। और आज जो मुल्जमान है उनकी तलबी भी कर ली गई है। नेक्स्ट डेट भी ऊपर इन मुल्जमान के अगेंस्ट जो है वो फर्द जुर्म जो है वो उसके लिए ठीक है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करके इसको रखा जाए। ठीक है। तो डकी की हद तक तो वही एलिगेशन है कि उन्होंने बाइनोमो और वन एक्सपर्ट और इस तरह की कुछ दूसरी एप्लीकेशन है, एक पॉकेट प्रमोशन के नाम से कोई एप्लीकेशन है। ठीक है। इस तरह की एप्लीकेशन की उन्होंने मैक्सी भी है समथिंग, जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन कोई 400 सफ़ों के करीब ये चलान है। 400 सफ़हात के करीब जी, जो पेश किया गया उसमें उनका मुख्तलिफ जो बाहर के ट्रिप हैं उनकी डिटेल है, उनकी बैंक स्टेटमेंट है, जो उनके विटनेसेस हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन है, जो रिकवरी हुई है उनसे उनके रिकवरी मेमो हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो असद नदीम है उसका भी उसकी में डिटेल है। अभी 3 लोगों के हाथ तक चलान फाइल किया गया। अरूब जतोई, इनके मैनेजर सुभान शरीफ और डकी के हाथ। अरीब जो है उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया। ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। अरीब का मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बताऊं कि अरेस्ट वारंट भी निकले हुए हैं। ठीक है। अरीब के बाकायदा तौर पर ये अभी मैं यहाँ से मेरे पास एक था। ठीक है। उसमें मैंने सेव किया हुआ था, मैं देख के आपको बता देता हूँ किस डेट का अरेस्ट वारंट निकला हुआ। हाँ, मैं ये आप अपनी स्क्रीन पे इकरा कंवल के हस्बैंड का। जी मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये अरेस्ट वारंट जनाब निकले हैं। डेट इसके ऊपर शो हो रही है, ये 17/8/2025 के अगस्त के 17/8/2025 को उन्होंने इनका जो अरेस्ट वारंट जो है वो निकाले। मैं आपको भी शेयर कर। ठीक है। मैं फयाज में आपका सवाल मेरा ये है, मैं ट्रायल की तरफ भी आऊंगा। 17 अगस्त का इसका अरेस्ट वारंट निकले, अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी, क्या वजह क्या है? भाई वो भी आपको बता देते हैं। ये अगर आप चलान है, देखिए हमने तो इन सारी चीजों का ना नाते कोई पोस्टमार्टम किया हुआ है। ठीक है। ये आप देखेंगे चलान का पेज नंबर 3 देखेंगे ना, तो इसमें बड़ा क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है कि हमने अरीब, वकास और सिकंदर और आसम इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे। अच्छा। जो कि रूपोश हो गए और रूपोश होने के बाद हम इनके खिलाफ 87 की कार्रवाई कर रहे हैं। 87 इस सिंपल वर्ड्स में हमारे जो ऑडियंस है वो उनको बताएगा कि 87 है क्या, सिंपल लफ्जों में। 87 बेसिकली किसी भी मुल्ज़म को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है। इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। ठीक है। उन्होंने कहा जी हमने अपने तौर पर एफर्ट्स किए हैं, हमें नहीं मिला। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल करेंगे कि वो तो वीलॉग में नजर आ रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली। अब होता क्या है कि एजेंसी अपनी एफर्ट को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए उन्होंने एक ऑटो पायलट सिस्टम लगा दिया। एक बंदे को इश्तिहारी किया, वो कहीं पे ट्रैवल करेगा, कहीं पे भी अपना आईडी कार्ड मारेगा, किसी भी जगह पे शो करेगा, ऑटोमेटिकली वहां से अरेस्ट हो जाएगा। इनको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। उनके अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो ये इन्होंने ओपनली, ये कोई मैं अपने पास से नहीं कह रहा, इस शख्स को किसी किस्म का है, आपको भी मैंने अरेस्ट वारंट दिखाया। बिल्कुल। और वो जाकर कोर्ट में इस बात को प्रूव कर सकता है। ठीक है। कि 17/8/2025 के वारंट निकले हैं और उसके बाद अब उन्होंने इसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, मेरे सवाल आपसे एक और है। अभी तक अगर हम देखें 2-2.5 महीने से सिर्फ डकी की मिसेज मैनेजर, इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, बात करें रजब भट्ट की, उनका एक दोस्त था गंजा, वो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अनस तो एक और भी है, एक उनके डकी के ब्लॉग में भी आते हैं, वो आई थिंक शाह है,
मुझे उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आता। हैदर शाह के साथ एक और लड़का होता है, वो शेजी जो भी उनका नाम है, हाँ। उनका भी मेरे ख्याल से सुनने में आ रहा था कि उनका भी नाम जो है वो आया है, लेकिन किसी और की गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई जा रही? सिर्फ डकी के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हीं को सिर्फ निशान इबरत बनाने की वजह से सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें, उसमें तो मैं यही बात करूंगा। ये बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और आपको बड़ी मैं पॉइंट की चीज हाईलाइट यहाँ पे करूंगा कि नेशनल साइबर क्राइम एक फेडरल इदारा है और ये कार्रवाइयां सिर्फ पंजाब की हद तक हो रही हैं। सिर्फ पंजाब की हद तक? कोई सिंध के कोई यूट्यूबर पकड़ा गया नहीं, केपीके से पकड़ा गया कोई मुझे बताएं ना, बलोचिस्तान से पकड़ा गया? सिर्फ पंजाब की हद तक। ठीक है। सिंध में कोई डेफामेशन का नया लॉ नहीं आया, सिर्फ पंजाब में पंजाब डेफामेशन एक्ट 2024 आ गया। अच्छा। यहाँ पे कुछ खास एक गिरफ्त की जा रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, खास तौर पे इस प्रोविंस में। तो ये नेशनल इदारा है। मैं तो ये कहूँगा कि आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। ठीक है। ये इक्वली अगर करना है सबको इक्वली ट्रीट करें, बिल्कुल पर्सनल बुनियादों पे जाके ना करें। आपने रजब भट्ट और वो शेजी का नाम लिया, हाँ जी, उनको छोड़े, थोड़ा आगे निकलते हैं। ठीक है। जन्नत मिर्जा किधर है? ठीक है। मतीरा किधर है? ठीक है। उनका नाम आया था जन्नत मिर्जा का। अगले दिन जो है उनकी एनसीसीआई की जो है उनकी छुट्टी होगी, अगले दिन सरफराज चौधरी साहब का पता नहीं चला गया किधर है। अच्छा, मेरा सवाल सरफराज चौधरी के हवाले से भी है, वो मैं वीडियो की बात करूंगा आपसे। खैर, ये अब ट्रायल के ऊपर आते हैं, तो ट्रायल के वो बताएगा कि और कौन कौन सी चीजें मंजर यहाँ पर आई हैं। देखिए, ट्रायल में अभी तक उन्होंने 9 विटनेस पेश किए हैं। सर, 9 विटनेस जो इसमें बनाए गए हैं वो क्या प्राइवेट लोग हैं या सरकारी एहलकार हैं? सारे के सारे सरकारी एहलकार हैं। ठीक है। मैं अगर उनके नाम भी आपको बता, जरूर सर, उनके नाम भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मगर तो असल में फाइल में ये सारी चीजें कैरी करना मुश्किल होती हैं। ठीक है। इसलिए मैंने जरा ये मोबाइल में नहीं, ये पहले नंबर पे है जनाब यासर रमजान साहब, सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है। ताहिर महमूद साहब हैं, ये कांस्टेबल हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ताहिर महमूद साहब कांस्टेबल हैं। फिर उसके बाद ताहिर महमूद साहब एक हेड कांस्टेबल हैं। उम्मे सलमा एक सब इंस्पेक्टर हैं। मोहम्मद इमरान है, ताहिर महमूद है, अली रजा है, उस्मा मुश्ताक है और मोहम्मद काशिफ। ये सारे के सारे 9 विटनेसेस हैं। अब अगर चलान को आप देख लें तो इसमें 3 लोगों के अगेंस्ट है, अरूब जतोई सुबहान और सादुर रहमान के अगेंस्ट। तो ये सारे के सारे, और अगर इसको आप पढ़ें तो इन तीनों को उन्होंने अपने नज़र में इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिकवरी डाल के भेजा। डकी के हवाले से लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन है। एक मोबाइल फ़ोन S अल्ट्रा 24 है सैमसंग का, और एक iPhone 16 Pro Max है। ठीक है। तो ये फ़ोन उससे रिकवर हुए हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो चलान में सामने आई, उन्होंने कहा इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है उसको भी उन्होंने कह लें कि फ्रीज कर दिया। यूट्यूब को भी 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके। बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि डकी बाहर आएगा तो वीलॉग करेगा, वो वीलॉग नहीं कर पाएगा बाहर आके भी, क्योंकि उन्होंने जो है वो मेरे पास इसका रिकवरी मेमो पड़ा हुआ है। वो जो है वो दोनों चैनल जो है ना, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, वो अपनी तहवील में उन्होंने ले लिए हैं। वो जब तक इस केस का ट्रायल या अदालत उस हवाले से वो मुनासिब होगा। सर, जाहिर सी बात है, जब एक शख्स ट्रायल चल रहा है उसका, जब एक शख्स का ट्रायल चल रहा है, वो केस चल रहा है, जाहिर सी बात है उस पर बात तो नहीं करेगा। उसकी कोशिश ये होगी जब तक केस ठंडा हो जाता है, जो सारे मामला बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, देन फिर मैं आगे जो है अपनी हमारी जो ऑडियंस है ना, वो बड़े इनोसेंट लोग हैं, जज्बात रखते हैं। उनका माइंड ये है कि डकी आएगा बाहर आते कहेगा हम लो जी, जो उनका एक मशहूर है, और आते जी वेलकम बैक और जनाब व्लॉग शुरू कर देगा। ठीक है। लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूँ कि ऐसा भी चांस नहीं है, क्योंकि एनसीसीए ने उनके इंस्टाग्राम और उनके जो यूट्यूब चैनल है वो अपनी तहवील में ले लिया और उसके लिए एक रिकवरी मेमो बना दिया। ठीक है। और फर्द मकबूजगी उसकी बना के उसे कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तो ये अब कोर्ट की मुनासिब अहकामात के बगैर मुमकिन नहीं है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा नजर आना, और ये सारा मामला जो है फिल वक्त तो इसको अपनी तरफ से प्रोसिक्यूशन ने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर पेश करने की कोशिश की। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, क्या ट्रायल के अंदर कोई ऐसा बयान जो है वो नोट किया हो एनसीसीआई ने जिसमें ये कहा गया हो कि ये डकी भाई का बयान हल्फी था या बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हाँ मैंने ये काम किया है, मैं गुनहगार हूँ, इस तरह की कोई चीज़? देखिए, इस तरह उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कन्फेस किया है कि मैं प्रमोशन करता रहा हूँ, लेकिन आप भी कानून जानते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 अगर रिकॉर्ड कर भी ले, कन्फेशन बिफोर पुलिस या एजेंसी, एक्स्ट्रा जुडिशल
कन्फेशन तो वही होता है ना जो अदालत के सामने हो। ठीक है, तो इस तरह के बयान चाहे एजेंसी लाख भी लिख ले, उसका कोई यानी कि अगर वो अदालत में आके कहते हैं कि ये मुझसे जोर जबरदस्ती से ये बयान लिया गया, तो उस बयान की कोई वैल्यू है जो है जाती जो कानूनी हैसियत है वो नहीं रहेगी। इसका मैं आज आपको ना बड़ा आसान फार्मूला बता देता हूँ क्रिमिनल केसेस का। ठीक है, एक तो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, दूसरा बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, जो बोले वो गुंडा खोले। मतलब मैंने एलिगेशन लगाया है तो मैंने प्रूव करना है। ठीक है, मैं नाते के कंडक्ट से नहीं प्रूव करूंगा कि नाते ने ये किया वो किया। ठीक है, अगर मैंने एलिगेशन लगाया, एलिगेशन एनसीसी ने लगाया है कि इसने प्रमोशन की है, प्रूव उन्होंने करना है, डक्की ने नहीं कन्फेशन करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान ये कहती है प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, उन्होंने सारे डेंट्स क्लियर करे, उन्होंने अपना केस प्रूव करना है। ठीक है, और डकी के स्टेटमेंट का क्या करेंगे, उसको तो ठीक है। अदालत मानती नहीं है। वो जाकर वो कह देगा कि मुझसे अंडर प्रेशर ड्यूरिंग statement ली फिजिकल है। रिमांड लिया गया है, तो ठीक। उसका आप क्या करेंगे? आपने उस स्टेटमेंट को कॉरोबोरेट करना होता है विद अदर एविडेंस। ठीक है, अगर उसके साथ कोई और मटेरियल है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन है, ठीक अगर है। आप ऐसी कोई चीज कर सकते हैं तो फिर कोई बात मानी जा सकती। फॉर द टाइम भी लीगली तो ये केस यार बनता ही नहीं है, लेकिन ठीक है। अब जैसे तैसे इधर उधर से पकड़ के 400 सफ़ों की फाइल बना दी है एनसीसी ने। ठीक। अच्छा, और क्या क्या इस पेपर जो आपके पास है और क्या क्या चीजें निकल के सामने आई हैं, क्योंकि जो लोग हैं उनको नहीं पता अभी तक कि ये ऊँट किस करवट बैठने वाला है। मजीद चीजें बताइए इसमें क्या क्या और निकला है अभी तक। देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़, कुछ चैट भी हैं, कुछ मैसेज भी हैं मैसेज किसके साथ है? मुख्तलिफ लोगों के साथ जो जिनके ट्रेडिंग ऐप के हवाले से। वकास नामी एक शख्स जो है शुरू में ये बात होती रही है कि वो विकास को इस मुकदमे में शामिल किया गया है, लेकिन उस हवाले से अभी काफ़ी लंबी चैट है, हमने डिटेल में पढ़ी नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो काफ़ी लंबी डिटेल है, ठीक कई है। सफ़ों पर है ना, उसमें फिर देखना मुश्किल है कि ये चैट कौन सी है, कौन सी विकास के साथ है। वो बहरहाल ज़्यादातर यही है ट्रेडिंग ऐप्स के हवाले से या जो उनके बिजनेस के हवाले से जो चैट होती रही है, लेकिन मुख्तर बात यह है कि उन्होंने उस चैट के भी स्क्रीनशॉट साथ लगाए। अच्छा, इन पेपर्स में क्या ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है कि जी जो डकी भाई हैं वो ब्रांड एम्बेसडर थे? यार ये बड़ा वैलिड आपने क्वेश्चन किया है, इस हवाले से ना कोई जिक्र हुआ है, ना कोई एविडेंस सामने है। ना करे सर, और वो जो बैठे हुए थे, इसी वजह से किया था। हाँ ये देखें, ये बड़ा पॉइंट है कि वहाँ पे शुरू में बात ये होती रही कि ये कंट्री हेड है। हाँ और जी। मैंने भी जब ये चलान पढ़ा ना सारा, head है, तो मैं देख रहा था कोई कंट्री हेड के हवाले से कोई एग्रीमेंट सामने आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा, कोई ऐसी चीज सामने आएगी, वो तो कोई चीज नहीं आई सामने। कोई चीज सामने नहीं आई। ठीक है, आगे क्या स्टोरी होने वाली है और आज जो है ये ट्रायल शुरू होना था, तो क्या बनेगा इसका आगे? आगे मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो इसमें बेल फाइल कर देनी चाहिए थी, बेल में थोड़ा डिले किया गया। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये कि बेल में डिले किया क्यों गया है, रीजन क्या है उसका? रीजन अभी तक तो यही सामने आ रही है कि डकी खुद कहा है कि इसको थोड़ा डिले करें। ठीक है, और आपको पता है जेल भी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ अच्छा। पे आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेसर मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, यार ऐसे नहीं ऐसे ठीक कर है। लो। तो वहाँ पे कौन से प्रोफेसर मिले हैं? और यार वहाँ पे सारे पीएचडी लोग ही होते हैं, अच्छा, जेलों में जो होते हैं ठीक वो है। पीएचडी लोग ही होते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको गाइड करने वाले काफी लोग होते हैं, और जरूरतमंद बेचारा दीवाना होता है, उसे कहीं से उम्मीद आए तो वो कहता है चलो ऐसे करके देख लेते हैं। अच्छा, उसको किसी ने वहाँ पे कहा होगा कि आप थोड़ा वेट करें, अच्छा, अभी मामले को थोड़ा ठंडा होने दें ठंडा होने दें। और फिर कर लें। ठीक है। तो इसलिए बेल अभी थोड़ा डिले हो रही है। अच्छा, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, आप सीनियर कानूनदान भी, आपको भी लगता है, क्या लगता है कि ये जो वो स्टेप ले रहे हैं, ये जो एक्शन वो बना रहे हैं, जिस तरह कि यार अभी वेट कर लेते हैं, इससे फायदा होगा उन्हें? नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। इससे मजीद मामला जो है वो, अगर देखें जिस तरह से प्रोसिक्यूशन इस केस को ज़ाती तौर पर फॉलो कर रही है और प्रायोरिटी बेस पे अभी दूसरे मुल्ज़मान की हद तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, और इसका उन्होंने चलान भी फाइल कर दिया, ठीक है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी दे दी, सारा कुछ दे दिया, टल भी लग गई आज। अगली डेट पे फर्द जुर्म हो जानी है। वेरी फर्स्ट डेट पे अगर वो चीफ करवा देते हैं, अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा देते हैं, तो आपके बेल के चांसेस तो कम रह जाएंगे। फिर अदालत हो सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट कहे कि चलो भाई हम डायरेक्शन देते हैं, विद इन 1 मंथ या 2 मंथ ट्रायल कंप्लीट करें, और बेल का चांस नहीं बनता, फिर आप क्या करेंगे? चलान आ जाने से बेल का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है।